नमस्कार मित्रों, सुमन हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, इस समय रक्षाबंधन का अवकाश हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको कोई न कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मिलता रहेगा। तो आज मैं एक ऐसा बिंदु लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ जो कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई या कहीं की भी एसआई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहां हिंदी विषय शामिल हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज मैं उत्तर छायावाद के बहुत प्रसिद्ध लेखक और कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी के उत्तर छायावाद की महान विभूति रहे हैं। इन्होंने अपने काव्य और लेखन के द्वारा हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से ये हिंदी साहित्य जगत में अमर हैं, उसी प्रकार से इनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी भी भारतीय सिनेमा जगत में अमर हैं और सदैव अमर रहेंगे। तो मित्रों, देखते हैं उत्तर छायावाद तथा हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी। कब हुआ था जन्म? 1907 ईस्वी। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी मृत्यु हुई थी 2003। कब हुई थी? 2003 ईस्वी में। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था 1907 में इलाहाबाद प्रयागराज में और आपकी मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? खयाम की मधुशाला 1935 ईस्वी। मधुशाला जो कि बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है आपकी मधुशाला, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। इसमें मित्रों एक एक लाइन के कई कई अर्थ निकलते हैं। जिस प्रकार से बिहारी के लिए प्रसिद्ध है गागर में सागर, उसी प्रकार से यदि आप देखें तो इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, विशेष रूप से मधुशाला जो है वो भी इसी प्रकार से है। गागर में सागर वाली बात इनके लिए भी सिद्ध होती है। तो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण। इसका अच्छा, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है। निशा निमंत्रण ये यहाँ होना चाहिए था, टाइपिंग ने यहाँ कर दिया टाइपिस्ट महोदय ने। तो निशा निमंत्रण होगा मित्रों ये 1938 ईस्वी, ठीक है। आगे देखते हैं। एकांत संगीत 1939 ईस्वी। इसके अतिरिक्त इनके जो प्रारंभिक रचनाएं थीं, ये इनकी प्रारंभिक रचनाएं आकुल अंतर 1943 ईस्वी, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी। बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी,
हलाहल 1946 ईस्वी, सूत की माला 1948 ईस्वी, खादी के फूल, देखो खादी के फूल, कागज के फूल, अशोक के फूल, ये सभी अलग अलग लेखकों की रचनाएं हैं। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्रमुख रचना है 1948 ईस्वी। मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी। त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी। चार खेमे 64 खूटे, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है मित्रों, बहुत बार पूछी गई है। 64 खेमे, चार खेमे 64 खूटे, 4 खेमे 64 खूटे 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी। आरती और अंगारे, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 1962 ईस्वी इसका भी प्रकाशन वर्ष है। घर के इधर उधर, घर के इधर उधर। बुद्ध और नाच घर, बुद्ध और नाच घर, ये भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। जाल समेट, सो अहम हंस, दो चट्टाने भी बहुत इनकी महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी गई है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके अतिरिक्त देखो, प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चन सिंह को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हाला माने क्या होता है? शराब, ये उर्दू शब्द है। हाला का क्या अर्थ होता है? शराब। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकला जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ हाला शराब के बारे में है, लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं। आप ये ना समझ लेना, उसको एक बार पढ़ो, केवल पीने वाली शराब से उसका मतलब नहीं है, हालस मतलब नहीं है, उसके कई अर्थ निकलते हैं। इनको छई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। छई रोमांस का कवि कौन है यदि आपसे पूछा जाए, तो वो है हरिवंश राय बच्चन जी। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए हालावाद के प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को। बच्चन जी की निम्न रचनाओं को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में यौवन, सौंदर्य और मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। ये जो निम्न रचनाएं हैं, निम्नलिखित रचनाएं हैं, इनको छोड़कर अन्य जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, सभी में यौवन, सौंदर्य और मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे बंगाल का अकाल, ठीक है, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूटे, इन रचनाओं को छोड़कर और जितनी भी रचनाएं हैं उनमें यौवन, सौंदर्य और मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति है। बस इन रचनाओं को छोड़कर ये रचनाएं कौन सी हैं? बंगाल का अकाल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूटे। ये मूलतः आत्म अनुभूति के कवि माने जाते हैं। छायावादी कवि जितने भी हुए ज़्यादातर सब आत्म अनुभूति के ही कवि थे, चाहे पूर्व छायावाद रहा हो या उत्तर छायावाद। हिंदी साहित्य में इनके प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई, इनको होना चाहिए। हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसको प्राप्त हुई है हिंदी साहित्य में, तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्य जीवन पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था।
सन 1932 में अपना प्रारंभिक साहित्यिक जीवन इन्होंने किस रूप में प्रारंभ किया था? तो वो प्रारंभ किया था पायोनियर। वो इन्होंने प्रारंभ किया था पायोनियर के संवाददाता के रूप में। दो चट्टानें रचना के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वो रचना है दो चट्टानें। कौन सी रचना है? दो चट्टानें। तो दो चट्टानें रचना के लिए 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दो चट्टानें रचना के लिए। तो दो चट्टानें रचना थी जिसके लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से 1938 में लंदन में प्रकाशित हुआ, जिसका रूपांतरण मंजरी बोलांटन और रामस्वरूप व्यास ने किया। ठीक है। मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद, मधुशाला का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, इस साधारण परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से 1938 में लंदन में प्रकाशित हुआ, जिसका रूपांतरण मार्जरी बोलांटन और रामस्वरूप व्यास ने किया। किसने किया? मार्जरी बोलांटन और रामस्वरूप व्यास ने किया। डॉक्टर नगेंद्र उसे व्यक्तिवादी गीत कविता के नाम से ही पुकारते हैं। इनका मूल स्वर प्रेम है। हरिवंश राय बच्चन जी का कविताओं का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर, अधिकतर कविता का मूल स्वर क्या है? प्रेम है। बच्चन ने दो चट्टानें और सिफिस बरस हनुमान शीर्षक से लंबी कविता लिखी। बच्चन ने दो चट्टानें और सिफिस बरस हनुमान शीर्षक से नई कविता लिखी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस प्रकार प्रकृति को ही आलोचकों द्वारा हालावाद कहा गया है। अब हालावाद आलोचकों द्वारा किसे कहा गया है? प्रकृति को कहा गया है। जैसे उत्तर छायावादी थे ये, तो छायावादी कब क्या कर, छायावाद में क्या है? आत्म अनुभूत की प्रधानता है। तो इनकी भी रचनाएं जो है वो आत्म अनुभूत से, अधिकतर रचनाएं आत्म अनुभूत से ही ओतप्रोत हैं। तो इसी के लिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस प्रकार की प्रकृति को ही आलोचकों द्वारा हालावाद कहा गया है। परंतु डॉक्टर गुप्त स्वयं इसे हालावाद का नाम देना उचित नहीं मानते हैं। परंतु डॉक्टर गुप्त इसे हालावाद का नाम देना उचित नहीं मानते हैं तथा इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहकर पुकारते हैं।
डॉक्टर गुप्त स्वयं इसे हालावाद का नाम देना उचित नहीं मानते तथा इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहकर पुकारते हैं। और मित्रों, जो बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग थे, तो इनकी आत्मकथा के 4 भाग थे और इसमें कोई न कोई आत्मकथा और उसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग थे? 4 भाग थे। पहला क्या था? क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर सबसे पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो इनकी आत्मकथा के कितने भाग थे? 4 भाग। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो ये भी देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की हरिवंश राय बच्चन जी की हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग थे। 4 भाग थे। 4 भाग थे। चार भाग थे। ये 4 भाग कौन कौन से थे? ये 4 भाग कौन कौन से थे? ये मित्रों 4 भाग कौन कौन से थे? तो पहला भाग क्या था? पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969 ईस्वी। समय क्या था इसका? 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी। तो इनकी आत्मकथा के कितने भाग थे? 4 भाग। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग थे। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। दूसरा भाग आत्मकथा का नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर 1970 ईस्वी। नीड़ का निर्माण, फिर
दूसरा भाग क्या, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी 70 ईस्वी। उसके बाद तीसरा भाग बसेरे से दूर। तीसरा भाग क्या था, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 1978 ईस्वी 1978 ईस्वी 1978 ईस्वी। फिर चौथा और अंतिम भाग, चौथा तथा अंतिम भाग 10 द्वार, 10 द्वार से, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। 1985 ईस्वी 1985 ईस्वी। तो मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग थे। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। दूसरा, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरा, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। चौथा, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। और ये इनकी आत्मकथा, इनके आत्मकथा के भाग या कोई न कोई आत्मकथा का समय क्या था, ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो या छोटी परीक्षा हो। आप ये समझ लें, इनकी आत्मकथा जो के भाग जो है ये यूजीसी नेट से लेके पुलिस के एग्जाम तक पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अब यहीं पर ये छोटा सा वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो छोटा है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ भी हिंदी विषय सम्मिलित है जिस परीक्षा में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।